आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, घातांक और करणी का। इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोग घातांक और करणी के बेसिक के साथ साथ इसके प्रारूप को समझेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे, इसके संबंध को समझेंगे कि घातांक और करणी में क्या संबंध है, करणी की पहचान क्या है और घातांक की पहचान क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसमें परिमेयीकरण के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। परिमेयीकरण कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, परिमेयीकरण किसका होता है, तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपको इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग घातांक के बारे में सीखते हैं। इसकी परिभाषा हम पहले ही लिख दिए हैं। घातांक को हम लोग इंडेक्स कहते हैं और करणी को हम लोग षड्स कहते हैं। देखिए षड्स, ध्यान रखिएगा शब्द पर ध्यान रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये जो चिन्ह दिया जाता है करणी का, ये वर्गमूल का भी होता है। अगर हम 25 को करणी में डाल देते हैं तो इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। अगर हम 3 करणी में 125 लिख देते हैं तो इसका हम घनमूल निकालते हैं। तो इसमें भी करणी का चिन्ह रहता है। तो क्या इसको हम षड्स कहेंगे, इसको हम वर्गमूल कहेंगे, इसको घनमूल कहेंगे? तो कब हम घनमूल कहेंगे, कब वर्गमूल कहेंगे यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, कब इसको षड्स कहेंगे? तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, आपको सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए घातांक के बारे में हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। घातांक किसको कहते हैं? परिभाषा ये है कि यदि n एक धन पूर्णांक हो, n क्या हो? एक धन पूर्णांक हो, तथा a कोई वास्तविक संख्या हो, तो a पावर n, देखिए a पावर n एक धन पूर्णांक होना चाहिए, n जो है धन पूर्णांक हो, a कोई वास्तविक संख्या हो, a वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो a का पावर n हम जब लिखेंगे तो इसका प्रारूप क्या है? a गुना a गुना a गुना a, यानी n बार हम इसको गुणा करते जाएंगे। यही इसका प्रारूप है। इसको हम घातांक कहते हैं। लेकिन ये तो परिभाषा है, अभी हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे कि घातांक किसे कहते हैं और घातांक किसे नहीं कहेंगे, इसको हम बताएंगे। तो ये प्रारूप हो गया। a पावर n को हम क्या पढ़ते हैं? a का nवां घात। a पावर n को क्या कहेंगे हम? a का nवां घात। a को आधार कहते हैं, नीचे जो रहता है इसको हम आधार कहेंगे। और n जो है पावर में यानी घातांक जो है, n को a का nवां घात का घातांक कहते हैं। n को क्या कहते हैं? a के nवें घात का घातांक। तो ये तो हो गया परिभाषा, लेकिन इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब जैसे देखिए हमने क्या किया, इसमें बहुत तरह के प्रश्न आएंगे। जैसे हम पहले धनात्मक संख्या लेते हैं, 5 का पावर 3, ठीक है। एक दूसरा हम ले लिए -5 का पावर 3, दूसरा ले लिए। अब हम ले लिए 4 का पावर -3, तीसरा हो गया। एक हम ले लिए -5 का पावर -4, समझ गए? यहां कह रहा है कि n एक धन पूर्णांक हो, तो यहां पर तो 3 धन है, यहां भी धन है, ये ऋण हो गया। 4 का पावर -3 लिए तो ये ऋणात्मक संख्या हो गई, यहां भी -4 ऋणात्मक संख्या हो गई। तो क्या यह घातांक नहीं होगा? होगा। कैसे होगा, कब होगा, आपको बताता हूं। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? 5 पावर 3 को हम लिखते हैं 5 गुना 5 गुना 5, यानी घात में जितना अंक हो उतनी बार हम लिख देते हैं। अगर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, अगर यहाँ 4 हो जाएगा तो 4 बार लिखेंगे, 5 हो जाएगा तो 5 बार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम 4 पावर 6 लिख दिए, तो क्या लिखेंगे? 4 गुना 4 गुना 4
गुना 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है। और इसको हम गुणा कर देते हैं, जितना आएगा गुणनफल वही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये घातांक है, इसको क्या कहते हैं, घातांक। अब चलिए -5 का पावर 3 है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या करते हैं, 3 रहने दीजिए, -5 गुना -5 गुना -5 गुणा करेंगे कितना आएगा, -125 आएगा, ठीक है। इसका एक हल निकल गया, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक हल निकलेगा, सही सही मान निकल जाएगा मेरा। 4 पावर 6 को हम गुणा करेंगे, जितना आएगा एक सही सही मान निकल जाएगा। इसको भी हम गुणा किए तो एक सही सही मान निकल गया। अगर हम -5 का पावर 4 कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5, और ये क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या में है। सम संख्या मतलब ये 4 बार है, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, यानी ये सम संख्या के रूप में है। तो ये ऋणात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक बन जाता है। अगर विषम में हो तो वह ऋणात्मक ही रहता है। जैसे इसमें 3 बार है, 5 बार हो, 7 बार हो तो ये ऋण ही रहेगा। लेकिन अगर सम में हो तो वह धन बन जाता है, और इसका गुणनफल होगा 625। एक सही सही मान मेरा निकल गया। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 4 का पावर -3 है, घातांक तो ऋणात्मक है, और यहाँ परिभाषा कह रहा है कि n एक धन पूर्णांक है, तो फिर हम इसको धन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ फार्मूला काम करता है। घातांक का फार्मूला एक है, इसको हटा देते हैं। अब घातांक का एक फार्मूला है कि a का पावर -n इजकल टू होता है 1/a का पावर n। आपको पता है। अगर आपको पता नहीं है घातांक के फार्मूला के बारे में, करणी यानी षड्ज के फार्मूला के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप फार्मूला सीखना चाहते हैं, तो इसकी 2 वीडियो मैं बनाकर पहले से ही अपलोड कर चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूले पर क्या होगा, ये ऋणात्मक धन बन गया। तो 4 पावर -3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/4 का पावर 3 लिख देंगे, ये धन बन गया। अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, a गुना a गुना a गुना a लिख सकते हैं ना। अब कहेंगे कि इस पर तो घात नहीं है, लेकिन इस पर घात आप जितना देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि 1 को आप कितनी भी बार गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल 1 ही आएगा। तो 1 का पावर हम 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का पावर 3 है। तो इसका मतलब हो गया कि 1/4 का पावर हम 3 लिख सकते हैं। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और इसको अब हम 1/4 गुणा 1/4 गुणा 1/4 लिख देंगे, और इसको गुणा कर देंगे तो 1/64 इसका एक सही सही मान निकल गया। समझ गए। अब इस प्रश्न को हल करेंगे, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/-5 का पावर 4 हो जाएगा। समझ गए। इसका घातांक का जो ऋण था वो धन में बदल गया, और यहां भी हम क्या करेंगे, 1/-5 गुना 1/-5 गुना 1/-5 गुना 1/-5 लिख देंगे, और इसको गुणा कर देंगे तो 1/625 आ जाएगा ना। एक सही सही मान मेरा निकल गया। अब ये 4 बार है तो 4 बार लिख दिए, जितना बार ये मैंने कहने का मतलब ये है कि ये घात जितना रहेगा उतनी बार हम गुणा करेंगे, और उसका गुणनफल लिखकर आंसर हम निकाल लेंगे। अब इतना तो समझ गए। अब दूसरा एक प्रश्न देते हैं, समझते चलिएगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं, आप वीडियो को स्किप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी जानकारी ही मैं दूंगा सरल भाषा में कि आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी कि और आगे सीख लो। अब जैसे 3/5 हम दे दिए आधार, क्योंकि वास्तविक संख्या है ना, आधार हम वास्तविक संख्या परिभाषा कह रहा है, तो हम एक वास्तविक संख्या ले लिए। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को कहते हैं। इसका घात अगर हम 4 दे देते हैं तो इसको भी हम 3/5 गुना 3/5 गुना 3/5
गुण 3/5 लिख देंगे और गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा वो एक सही मान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 81/625। समझ गए? ये भी समझ में आ गया आपको। अब चलिए, अब इसमें भी माइनस दे सकते हैं आप, इसमें भी ऋण दे सकते हैं और घातांक में भी ऋण दे सकते हैं। अब आपको एक ऐसा उदाहरण देने वाला हूं जिसके बारे में आप जानते तो हैं लेकिन पूरी तरह उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। जैसे 4 का पावर 1/3 दे दिया हमने, ठीक है, 4 का पावर 1/3। ध्यान से समझिएगा। अब इसको हम कहें कि इस प्रारूप में इसको लिख कर दिखाइए, तो हम लिख सकते हैं इसको? नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इसको। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? अब इसको करणी में चेंज करते हैं। इसको क्या करते हैं? करणी में चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो घातांक है 1/3, ये भिन्न के रूप में हो गया। पहले एक पूर्ण संख्या थी, 2 4 6 -2 4 6 कुछ भी था। अब यहां एक भिन्न हो गया, घात क्या हो गया? एक भिन्न के रूप में हो गया। इसमें अंश है और हर है। जब इसको हम करणी में बदलते हैं तो ये हर क्या होता है? करणी घात बन जाता है। अभी बताऊंगा। अब करणी का नंबर आ रहा है, ये 3 क्या होगा? यहां पर चला जाता है। ये 4 जो होता है करणी के अंदर चला जाता है, और 1 जो है अंश, ये इसका पावर हो जाता है, घातांक हो जाता है। अगर हम 5 का पावर 2/3 कर दिए तो ये क्या होगा? 3 यहां आ जाएगा और 5 अंदर चला जाएगा करणी के, और ये 2 जो है इसका घातांक बन जाता है। और इसका भी अगर हम आपसे कहें कि इसका पूरा सही मान निकाल कर दिखाइए, तो आप नहीं निकाल सकते हैं। 1 का तो कोई वैल्यूएशन है नहीं, 4 पावर 1 का मान 4 ही आएगा। तो इसका हो जाएगा 3 करणी में 4। अब 4 का घनमूल आप निकालिए, निकलेगा? इसका सही मान नहीं निकलेगा। करणी में 2 है, इसका आप सही मान निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। करणी में 3 है, इसका सही मान नहीं आएगा। इसको हम काम चलाने के लिए 1.414, करणी में 3 का मान 1.732 काम चलाने के लिए इसका यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका मान और भी आगे बढ़ता है, तो इसका सही मान नहीं निकाल पाते। इसका भी हम सही मान नहीं निकाल पाएंगे, इसका भी सही मान आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे प्रारूप को, ऐसे पद को हम क्या कहते हैं? करणी। ऐसे पद को क्या कहेंगे? ऐसे प्रारूप को क्या कहेंगे? करणी, जिसको हम अंग्रेजी में षड्स कहते हैं। समझ गए? तो ये घातांक की तरह तो दिख रहा है कि 4 का पावर 1/3, लेकिन ये घातांक नहीं, ये तो करणी है। इसका अगर हम इस प्रारूप में लिखेंगे तो लिख पाएंगे आप? इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है। फॉर्मूला में आप देखेंगे तो इस तरह कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, ये फॉर्मूला बताता है कि a का पावर m गुणा a का पावर n, तो हम लिख देते हैं कि a पावर m गुणा n। लेकिन इसको हम इस प्रारूप में नहीं लिख सकते हैं, ये तो करणी का प्रारूप हो गया, तो ये घातांक करणी बन जाती है। अब चलिए दूसरा प्रश्न है, इसको हम करणी कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम करणी के अंदर 25 लिख देते हैं, ये करणी के अंदर अगर हम 125 लिख देते हैं, इसी तरह अगर हम 4 लिख देते हैं, इसी तरह अगर हम 8 लिख देते हैं, और इसी तरह अगर हम लिख देते हैं 16 लिख देते हैं, तो ये क्या होता है? इसको हम वर्गमूल कहते हैं। ये दोनों क्या है? वर्गमूल है। इसका करणी घात कितना है? 2 है। करणी में 25 का मान 5 आ जाएगा, एक संख्या आ गई, यानी एक सही मान निकल गया। करणी में 4 का एक सही मान आएगा 2,
3 करनी में 8 है, इसका सही सही मान आएगा 2। 3 करनी में 125 है, इसका सही सही मान आएगा 5। 4 करनी में 16 है, इसका सही सही मान आएगा 2। ये भी एक तरह का वर्गमूल ही है। आप कहिए कैसे? इसका करनी घात तो 4 है और वर्गमूल में करनी घात 2 मांगता है। तो चलिए हम इसको आपको वर्गमूल के रूप में दिखाते हैं। ये 4 हो गया ना, और ये हो गया 16। 16 का हम 2 का पावर क्या करेंगे? 4 कर देंगे, ठीक है। और इसको हम 2 से भाग दे देते हैं तो 2 आएगा, और इसको भी हम 2 से भाग दे देंगे, 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 और 2 का पावर 2, तो 2 करनी में 4। अब ये वर्गमूल नहीं हो गया? हो गया ना। तो खैर ये वर्गमूल तो हो गया, लेकिन इसका सही सही मान निकल गया, तो इसको हम करनी नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं वर्गमूल। और वर्गमूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, स्क्वायर रूट कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? 3 करनी में 125 को क्यूब रूट। देखिए यहां पर ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कहलाता है, लेकिन यही चीज अगर हम 4 करनी में 5 लिख देते हैं तो यह षड्स कहलाता है। समझ गए? तो षड्स और करनी में क्या फर्क है? ये रूट में क्या फर्क है? फर्क यही है कि इसका सही सही मान निकल जाता है, लेकिन इसका सही सही मान नहीं निकलेगा। समझ गए? अब चलिए थोड़ा सा हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर रूट, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गमूल, ठीक है। और हम क्यूब रूट को हिंदी में क्या कहते हैं? घनमूल। देखिए इसमें भी 2 शब्द है, स्क्वायर और रूट। इसमें भी 2 शब्द है, क्यूब और रूट। इसमें भी 2 शब्द है, वर्ग और मूल। इसमें घन और मूल। इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप फर्क भी समझ जाएंगे कि रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और षड्स में क्या फर्क है, ठीक है। चलिए अब देखिए मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब क्या होता है? जड़। मूल का मतलब होता है जड़, और जड़ का मतलब होता है कि जहां से पैदा होता है। जड़ से ही तो कोई पौधा पैदा होता है। मूल का मतलब होता है जड़। अब वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है? कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो ये वर्ग कहलाता है। और वर्गमूल किसको कहते हैं? 25 का आपसे कहा जाए कि वर्गमूल क्या होगा तो कहेंगे आपकी 5 होगा। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि इस वर्ग का जड़ जो है यानी मूल जो है वह 5 ही है। ये 5 से ही तो पैदा हुआ है 25, इसलिए वर्गमूल 5 है 25 का। समझ रहे हैं? 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। क्यों भाई? इसलिए कि यह 4 से पैदा हुआ है। 16 किससे पैदा हुआ है? 4 से। 4 को 4 से गुणा किए तो 16 आया है, इसलिए 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो ये है वर्गमूल, यानी वर्ग का मूल क्या है? इस वर्ग का, ये वर्ग संख्या है, इस वर्ग संख्या का मूल क्या है? तो 4 है। इस वर्ग संख्या 25 का मूल क्या है? 5 है। अगर हम 64 कहें तो इस 64 का मूल संख्या क्या है? 8 है। 8 से ही यह 64 बना है, और इसको वर्ग करने पर 64 आया, तो इसको हम वर्गमूल कहते हैं। और इसको हम करनी नहीं कह सकते। समझ गए? इसको चिन्ह तो हम देते हैं करनी का, लेकिन इसको हम वर्गमूल कहते हैं। इसको षड्स नहीं कह सकते क्योंकि इसका सही सही मान निकल जाएगा। घनमूल पर इसी तरह काम करता है। घनमूल में समझिए कि 8 का घनमूल क्या होता है? 2 होता है। कैसे भाई होता है?
तो इसको घन करते हैं। घन का मतलब 3 बार गुणा कीजिए। घन में क्या होता है, मेंसुरेशन में घन पढ़ते हैं ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है और तीनों बराबर होता है। तो उसी तरह इसमें भी 3 बार इसको गुणा कीजिए, ये घन बन जाता है। 2 का घन क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8। और 8 का अगर हम कहें घनमूल निकालिए तो इस तरह लिखते हैं हम, और इसका आंसर हम 2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, इसलिए कि 8 जो है ये 2 से पैदा हुआ है, इसलिए यह 2 8 का घनमूल कहलाता है। तो इसको हम घनमूल कहते हैं, इसको हम वर्गमूल कहते हैं। तो वर्गमूल और घनमूल समझ गए, इसको हम करणी नहीं कहते हैं, इसको हम वर्गमूल घनमूल कहते हैं। करणी तब कहेंगे जब उसका सही सही मान नहीं निकलेगा। तो चलिए उदाहरण लेते हैं हम करणी का, षड्स का। जैसे करणी में 7 हो गया, 3 करणी में 7 हो गया, 3 उसके बाद 4 करणी में 5 हो गया, यहां बीच में गुणा है। इन सबको हम क्या कहते हैं, करणी। इसका सही सही मान आप नहीं निकाल सकते हैं, इसका सही सही मान नहीं निकाल सकते हैं, इसका भी सही सही मान आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे पदों को हम करणी कहते हैं। अब कुछ हम और उदाहरण लेते हैं, इसकी परिभाषा सीखते हैं करणी का। तो चलिए देखिए, करणी का ये परिभाषा है। करणी का परिभाषा क्या है, यदि ए कोई ऐसी धन परिमेय संख्या जिसे किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपको बताए थे ना कि 5 का पावर 2/3, ठीक है। इसको जैसे हम a का पावर n को a गुना इसको n बार लिख सकते हैं, उस तरह हम 5 का पावर 2/3 को नहीं लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि a कोई ऐसी धन परिमेय संख्या जिसे किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब इसका जो घात है उसको हम nवें घात के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो इस अपरिमेय संख्या n√a या a का पावर n, जो a का धनात्मक nवां मूल है, ये कौन सा मूल कहलाएगा, nवां मूल है, करणी कहलाती है। करणी का ये परिभाषा हो गया। अब देखिए दूसरा परिभाषा है कि जब किसी परिमेय संख्या का रूट या मूल, रूट को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। जैसे वर्गमूल स्क्वायर रूट होता है, उसको हम हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। क्यूब रूट, इसको हम घन मूल कहते हैं। तो रूट का मतलब होता है मूल। जब किसी परिमेय संख्या का रूट या मूल जिसका बिल्कुल सही मान नहीं निकाला जा सकता है, उसको हम करणी कहते हैं। इस परिभाषा हो गया। आपको एग्जाम्पल 1-2 बता ही दिए। अब हम चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं कि करणी कितने प्रकार की होती है। करणी कितने प्रकार की होती है, अभी हम तो करणी शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये आपको परिभाषा दे दिए। अब देखिए, करणी की परिभाषा हो गई, इसका प्रारूप हम तैयार करते हैं। अब जैसे हम क्या कर दिए कि यही मेन है। देखिए, घातांक से ही करणी पैदा हुई। अगर घातांक से ही सब काम हो जाता तो करणी पैदा ही नहीं होती। a का पावर n a गुना a, इस प्रारूप पर हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। n बार हम इसको गुणा करेंगे, ठीक है ना, n बार। तो अब हम 5 का पावर 2/3 को हम इस रूप में नहीं लिख सकते, इस रूप में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। जब नहीं लिख सकते हैं तो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। एक क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या बनेगी। अपरिमेय और अपरिमेय के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कमेंट के द्वारा बताइएगा। मैं परिमेय और अपरिमेय पर एक डिटेल जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा दूंगा। तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी करणी जितनी भी होगी, जो भी करणी होगी वह अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी टॉपिक याद रखिएगा कि सभी करणी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। जो भी करणी बनेगी वो अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन सभी अपरिमेय संख्या करणी नहीं होती है,
सभी अपरिमेय संख्या करणी नहीं होती है, लेकिन सभी करणी अपरिमेय संख्या होती है, ये 100% सत्य है। और अपरिमेय संख्या का पूरा पूरा मान सही मान नहीं निकलता है। जैसे 22/7 क्या है? अपरिमेय संख्या है, जिसको हम पाई का मान कहते हैं। इसको भाग देते जाइएगा, कभी अंत ही नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या है। और उसको हम, लेकिन इसको हम करणी नहीं कहते हैं। तो ये इसीलिए कह रहा हूं कि सभी अपरिमेय संख्या करणी नहीं होती है। तो ये पाई का मान 22/7 है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह करणी नहीं है। अब देखिए, जैसे ये 5⁻² हम लिख दिए, ये अपरिमेय संख्या है और ये करणी है, ये करणी है। जैसे इसको हम करणी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 करणी में 5⁻²। तो ये क्या है? इसको हम करणी कहते हैं और ये अपरिमेय संख्या होगी। यानी सभी करणी अपरिमेय संख्या होती है। इसको याद कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बताते चलेंगे। तो ये समझ गए। अब हम चलते हैं करणी का थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे हम एन करणी में ए लिखते हैं, ठीक है ना? इसमें हम इस सिंबल को क्या कहते हैं? ये संकेत है, सिंबल, पहचान, ठीक है ना? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन अंग्रेजी में है रेडिकल साइन। इसको हिंदी में हम कहते हैं करणी चिन्ह, ठीक है? इसको करणी चिन्ह कहते हैं। अब आ गया नंबर एन का। एन को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं करणी घात। क्या कहते हैं? करणी घात। अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रेडिकल, ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ द रेडिकल यानी करणी घात। इस शब्दों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसको बार बार तो कहेंगे नहीं कि एन करणी में ए, फिर एक एन करणी में ए कहेंगे, इसका मतलब एन अलग हो गया, करणी ए अलग हो गया। तो हम कहेंगे करणी घात, तो समझ लीजिए कि ये करणी घात है, ये कोने में बैठा है। ए को क्या कहते हैं? करणीगत संख्या। करणीगत संख्या, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रेडिकैंड, ठीक है? रेडिकैंड, करणीगत संख्या। अगर इसका घात हो तो हम करणीगत संख्या का घात कहेंगे। इतना समझ गए? तो इस चिन्ह को कब हम मूल कहेंगे और कब हम इसको करणी कहेंगे, यानी वर्गमूल, घनमूल कब कहलाएगा, ये तो आप समझ गए। अब चलते हैं ऑर्डर, क्रम। ऑर्डर किसको कहते हैं? ऑर्डर, जिसको हिंदी में हम क्रम कहेंगे, ठीक है? हिंदी में क्या कहेंगे? क्रम, जिसको हम श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है? ये क्या चीज है? अब देखिए ये क्या चीज है, मैं बता देता हूं। जैसे हम लिख दिए करणी में 3, इसको लिख दिए 3 करणी में 2, इसको लिख दिए 4 करणी में 5, इसको लिख दिए 7 करणी में 2। ये कहलाता है ऑर्डर। यहाँ जो करणी घात है ना 3, यहाँ करणी घात 2 है, 2 लिखा नहीं जाता है, वो छिपा रहता है। ये करणी घात है 4, ये करणी घात है 7। ये इसी को कहते हैं ऑर्डर, ठीक है? यानी ये दूसरे घात की करणी है, ये तीसरे घात की करणी है, ये चौथे घात की करणी है, ये 7वें घात की करणी है, ठीक है? इसी को कहते हैं क्रम। किस क्रम की ये करणी है? तो ये 7वें क्रम की है, यानी 7वें घात की करणी है। ये चौथे घात की, ये तीसरे घात की है, ये दूसरे घात की। ये भी समझ गए। अब चलिए अगला, आगे हम बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सर्ड्स, यानी करणी कितने प्रकार की होती है, ठीक है? करणी का पहला प्रकार है प्योर सर्ड्स, ठीक है? प्योर सर्ड्स यानी शुद्ध करणी। शुद्ध करणी, शुद्ध करणी किसको कहते हैं? तो जैसे हम लिख दिए करणी में 2, 3 करणी में 7, 4 करणी में 5, ये शुद्ध करणी है, इसमें कोई गुणांक नहीं है।
यानी इसके पहले कोई गुणा के रूप में नहीं लिखा गया, ये शुद्ध करणी कहलाती है। दूसरा है मिक्स करणी, मिक्स षड्स, इसको हम क्या कहते हैं, मिश्र करणी। ठीक है, मिश्र करणी। मिश्र करणी में क्या होता है, इसमें गुणांक लग जाएगा, जैसे 3 करणी में 2, ठीक है, ये यहां गुणा है, 4 3 करणी में 5, ये गुणा है बीच में। तो ऐसी करणी को हम मिक्स करणी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है लाइक षड्स, यानी समान करणी। समान करणी जैसे मतलब जिस करणी का रेडिकेंड समान हो, क्या समान हो, रेडिकेंड। रेडिकेंड समझ गए, यानी करणीगत संख्या। जैसे 4√5, ये 4√5 है, और दूसरा है √5, ये समान करणी कही जाएगी। क्यों? इसलिए कि इस करणी के अंदर दोनों में 5 ही है। इस तरह का जो भी अंक दूसरा दिया जाए, अगर दोनों का या तीनों का, अगर 3 करणी दी जाए, 4 करणी दी जाए, जितनी दी जाए, अगर सभी का अगर करणीगत संख्या यानी करणी के अंदर जो संख्या है, अगर सब एक ही है यानी समान है, तो उसको हम लाइक षड्स करते हैं। चौथा है अनलाइक, अनलाइक षड्स। अनलाइक षड्स इसके उलट हो जाएगा, यानी असमान करणी, इसको क्या कहेंगे, असमान, असमान करणी। जैसे करणी में 3 और 2 करणी में 5, ये असमान करणी है। इसमें करणीगत संख्या 3 है, इसमें करणीगत संख्या 5 है, तो इसको हम असमान करणी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, इस वीडियो में गुणा भाग जोड़ घटाव हम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अलग से एक वीडियो हम बना करके ले आएंगे करणी का जोड़ घटाव गुणा भाग पर, परिमेयीकरण में बताऊंगा। अब देखिए, थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि लाइक षड्स को ही हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, अनलाइक करणी को, षड्स को हम न जोड़ सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। जब भी जोड़ और घटाव की क्रिया होगी तो लाइक षड्स पर ही होता है। ठीक है, अब चलिए हम परिमेयीकरण बताते हैं। देखिए, परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। परिमेयीकरण का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। इसमें 2 शब्द है, 2 शब्द पर ध्यान दीजिए, परिमेय और करण। यानी परिमेय बनाने की क्रिया को परिमेयीकरण कहते हैं। परिमेय बनाने की क्रिया को परिमेयीकरण कहते हैं। परिमेयीकरण करने पर कोई अपरिमेय संख्या परिमेय बन जाती है, समझ गए। जैसे करणी में 2 है, यह एक अपरिमेय संख्या है ना। अब परिमेयीकरण करेंगे यानी इसको परिमेय बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, तो हमें एक गुणक खोजना पड़ेगा। गुणक यानी इसमें किस चीज से हम गुणा करें ताकि ये करणी गायब हो जाए। अगर करणी हट जाएगी तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। अभी यह अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे कि इसमें √2 से गुणा करेंगे, तो ये √2 और √2 को गुणा करेंगे तो √4 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। यानी √2 और √2 का गुणनफल 2 होता है। इसी तरह हम √5 और √5 को गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये तो √2 √5 ये तो अपरिमेय संख्या थी, और इसको हम एक गुणक के द्वारा गुणा करके हम इसको परिमेय बना दिए। √2 में √2 से गुणा कर दिए तो 2 आ गया, √5 को √5 से गुणा कर दिए तो 5 हो गया, और ये एक परिमेय संख्या हो गई, 2 और 5। तो परिमेयीकरण अपरिमेय बनाने की एक क्रिया विधि है, एक तरीका है। और अब हम इस 2 को, ये तो पहले था, लेकिन इस 2 को हमने अलग से गुणा किया है, इस √5 को अलग से गुणा किया है। इसको हम क्या कहते हैं, परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक कहते हैं। यानी ये गुणक ऐसा है जो परिमेय बना दिया, यानी परिमेय बनाने वाला गुणक है। जैसे अब 3√2 दिया गया है, ये अपरिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय कैसे बनाएंगे,
तो हम कहेंगे कि 3√2 में √2 से गुणा कर दीजिए ना, बस ये क्या हो जाएगा, 3 तो है ही परिमेय संख्या, और √2 को गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। ये परिमेयीकरण हो गया, समझ गए। तो ये तो परिमेयीकरण समझ गए, लेकिन एक दूसरा भी परिमेयीकरण होता है, वो कैसा होता है ये भी समझ लेते हैं। अब उसमें आता है हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण, उसमें हर का परिमेयीकरण करेंगे, यानी कि अंश हर के रूप में रहेगा कोई, तो उसमें हर का परिमेयीकरण करते हैं। जैसे देखिए अब वो पूरी संख्या परिमेय नहीं बनेगी, जैसे 1/√5 है। अब देखिए ये अपरिमेय संख्या है, अंश तो परिमेय है लेकिन हर परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो इसमें हर को हम परिमेय बनाते हैं, तो इसको हर का परिमेयीकरण करते हैं। तो चलिए इसको परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे। √5 है तो इसको हम क्या करेंगे, √5 से ऊपर और √5 से नीचे गुणा कर देंगे, तो हर क्या होगा, एक परिमेय संख्या बन जाएगी, और इसको हर का परिमेयीकरण कहते हैं। समझ गए। ये अभी भी ये अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन हर को हमने परिमेय बना दिया, तो हर का परिमेयीकरण कहलाता है। अब इसी तरह का दूसरा सवाल देखिए। अब देखिए एक एक उदाहरण देकर मैं समझा देता हूं आपको, ऐसे बहुत से उदाहरण आपको किताबों में मिल जाएगी, बस आपको जानकारी में दे दिया। अब देखिए दूसरा उदाहरण, जैसे 1/√3 माइनस √2 दे दिया। अब इसका परिमेयीकरण करते हैं, आप प्रश्न का हल करते हैं तो परिमेयीकरण करते हैं ना, तो उसमें पूरी संख्या को परिमेय थोड़े बना देते हैं आप, पूरा वो परिमेय थोड़े बनता है। 1/√5 पूरा ये परिमेय कहाँ बना, सिर्फ हर परिमेय बना। अब इसको हम परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, 1/√3 माइनस √2 और गुणा करते हैं। गुणा क्या करते हैं, तो ये जो लिखा है ना उसी को हम ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, लेकिन इसके चिन्ह को बदल देते हैं। चिन्ह अगर माइनस है तो यहां प्लस कर देंगे, √3 प्लस √2, और बटा में भी लिख देंगे √3 प्लस √2। हो गया परिमेयीकरण। अब गुणा कर देंगे, जो आएगा वो परिमेयीकरण हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो ऊपर तो √3 प्लस √2 में 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा, लेकिन नीचे क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर ये सेट है, इसलिए हम इसको a² माइनस b² लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 बटा में 3 का वर्ग करेंगे, ये √3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा, और माइनस √2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा, यानी हर में क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो √3 प्लस √2 ही रह गया, ये अपरिमेय संख्या ही रह गई। तो इसमें बना क्या, हर परिमेय बन गया। हर पहले √3 माइनस 2 था, अब हर 1 हो गया, समझ गए। लेकिन यह अपरिमेय का अपरिमेय ही रह गया, समझ गए। तो इसको हर का परिमेयीकरण कहते हैं। अब उसको परिमेयीकरण के नाम से सब लोग जानते हैं, लेकिन इसमें परिमेय तो बना नहीं, सिर्फ हर का परिमेय बनाए हम, तो इसको हर का परिमेयीकरण कहते हैं। अब जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे √7 है और माइनस √5 है, और बटा में दे दिया √7 प्लस √5। अब इसका परिमेयीकरण करते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। किससे करेंगे भाई, इस पर तो ध्यान ही नहीं देना है, इसका हम परिमेयीकरण कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं हर का परिमेयीकरण। तो इसमें प्लस है तो इस प्लस को माइनस कर देंगे, और जो अंक है वो सेम रहेगा, यानी √7 माइनस √5, और ये √7 माइनस √5 हो गए। जो ऊपर करेंगे वही नीचे करेंगे। ये मत सोचिएगा कि ये जो लिखा है ना इसको हमने ऊपर नीचे किया, नहीं, ऐसा भूल मत कीजिएगा। ये जो हर में है ना, इसका चिन्ह हम बदल करके इसको किए। अब देखिए, जैसे हम दूसरा उदाहरण दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। √3 माइनस √2 बटा में √7 प्लस √5। अब इसका परिमेयीकरण करेंगे
तो क्या करेंगे, गुणा √7 माइनस √5 करेंगे और बटा में √7 माइनस √5 करेंगे। अब समझ में आ गया ना कि इसको हमने चेंज किया है, इसको कुछ नहीं किया। तो इसमें क्या होगा, हर परिमेय संख्या बन जाएगी और कुछ नहीं होगा। अब 7 a प्लस बी और a माइनस बी पर सेट हो गया, तो इसको तो गुणा कर देंगे, तो ये √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम कर देंगे √7 का होल स्क्वायर और माइनस √5 का होल स्क्वायर, और इसको हम हल करेंगे, जो आएगा और बटा में क्या हो जाएगा, √7 का वर्ग करेंगे तो 7 और माइनस √5 का वर्ग करेंगे तो 5 और इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यानी हर क्या हो गया, परिमेय संख्या बन गई। तो इसमें सिर्फ हर का परिमेयीकरण होता है, पूरे पद का परिमेयीकरण नहीं होता है। तो परिमेयीकरण समझ गए। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए √3 है और प्लस में √2 है, कुछ भी ले सकते हैं, इसका परिमेयीकरण हो सकता है, इसका परिमेयीकरण हम कर सकते हैं, समझ गए ना। इसमें ये √7 और माइनस √5 क्या है, ये भी कहलाएगा परिमेयकारी गुणक ही कहलाएगा, ये भी कहलाएगा क्या, परिमेयकारी गुणक, जो पहले हम बताए थे। अब इसका भी हम परिमेयकारी गुणक खोजेंगे, किससे हम गुणा करें कि यह परिमेय संख्या बन जाए, ये अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे √3 माइनस √2 से। देखिए ये प्लस था ना, इसको माइनस कर दिया और इसी से गुणा कर देंगे, बस हो गया। ये परिमेयकारी गुणक है, ये तो पहले था मेरा, इसमें हम गुणा किए इससे, ये परिमेयकारी गुणक कहलाएगा। और इसको इससे गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या बन जाएगी, √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2, 3 में से 2 घट गया 1, समझ गए। तो ये था परिमेयीकरण, करणी का परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण समझ गए कि परिमेयीकरण किससे कहते हैं, कैसे हम परिमेयीकरण करते हैं और कब करते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, बस इतना ही। अगली वीडियो में हम करणी का जोड़ घटाव गुणा भाग के प्रश्न लेकर आएंगे, डिटेल से समझाएंगे, क्योंकि उसमें एक ही टॉपिक रहेगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर नए हो तो ये आपकी मर्जी है, करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। मैं अपनी मर्जी से वीडियो बनाकर आपको कुछ सिखा दिया। धन्यवाद।